इसके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेटी अभी लगाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, लास्ट में बता देना। हाँ, क्वेश्चन सुनना। हाँ, क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन हिंदी में है, सुन लो, उसके बाद ना समझ में आए बताना। बोला गया है नियत आयतन V के, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बैग नीचे रख दो, आधा तो दर्द तुमको बैग से होगा। खोपड़ी पे लाद के बैठे हो, देखो तुम कार्टून काहे बनते जा रहे हो, हैं? क्वेश्चन सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा है। बोला गया है नियत आयतन V के तांबे से L लंबाई का एक तार बनाया गया है। एक तांबे का तार है और उससे L लंबाई का तार बनाया गया, उसको खींच करके। लेकिन बोला गया है नियत आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, अगर इसको हम खींचते तार बनाते हैं तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में बोला गया। आगे बोलता है इस तार पर एक नियत बल, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया। खींचोगे तो फोर्स लगेगा, है ना? एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया गया, जिससे इसकी लंबाई डेल्टा L इंक्रीज बढ़ गई। फोर्स लगाएंगे तो लंबाई बढ़ गई, जैसे कल बोला था यंग प्रत्यास्था गुणांक में। अब बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सरल रेखा में होगा, यानी कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा। 4 ऑप्शन है, ग्राफ नहीं बने हैं, उसमें ऑप्शन लिखे हैं, बताते हैं किस टाइप से है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक तार है जिसकी लेंथ कितना बोला गया है, L बोला गया, इसका वॉल्यूम कैपिटल V है। यहां से बोला गया इस पर एक फोर्स लगाया गया, नीचे की ओर फोर्स कैपिटल F लगा करके इसको खींचा गया। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है, नियत फोर्स है, नियत बल बोला गया है। जब नियत बल बोला गया तो यहाँ पे इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई। मान लो यहाँ पे इतना लेंथ वायर की बढ़ गई, चेंज कौन होगा? लेंथ बढ़ गई तो चेंज क्या होगा? एरिया बदलेगा और लेंथ बदलेगी, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो हमें यहाँ पे जो रिलेशन दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन के सापेक्ष दिखाना है। बताइए यहाँ पे जब हमने खींचा है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है। बताइए कौन सा प्रत्यास्था गुणांक में ये केस था? कौन सा कॉफिशिएंट इलास्टिसिटी का था? 3 पढ़े थे आपने, एक यंग था, एक बल्क था, एक रिजिडिटी था। तो किसमें था ये कंडीशन? यंग में था। यंग के लिए आपको मालूम है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस y इक्वल टू फार्मूला क्या आया था? आपको मालूम है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फार्मूला बोला गया था, प्रतिबल बटे विकृति, यही था। प्रतिबल का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का ये फार्मूला था। और अपॉन में क्या होता है? स्ट्रेन, विकृत को रखते हैं। बताइए विकृत कितनी थी? डेल्टा L अपॉन L, और L उलटकर ऊपर चला गया। ये फार्मूला बेसिक सा बना था। अगला फार्मूला और बना होगा, F इक्वल टू mg रखा था,
तार हमारा सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार, तो उसका एरिया रखा था पाई आर स्क्वायर, तो एक नया फार्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस की कोई बात नहीं हुई, फोर्स की बात हुई है, लेकिन वहां पे मास की बात नहीं हुई, द्रव्यमान की बात नहीं हुई। तो द्रव्यमान भी यहाँ पे नहीं रखेंगे, फोर्स ही रखेंगे। लेकिन एरिया नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल के बारे में कुछ नहीं बोला। किसके बारे में बोला है? आयतन के बारे में बोला है। तो हमें इसको आयतन बनाना है, वॉल्यूम बनाना है। कैसे बनाओगे? हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें L से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, L से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया को एक लेंथ से और मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बनेगा। इतना तो मालूम है ना कि वॉल्यूम में 3 साइड होती हैं, 3 डिस्टेंस मिलकर के वॉल्यूम बनता है। तो एरिया में 2 साइड तो ऑलरेडी होती है, एक लेंथ से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। और ये ऊपर हो जाएगा एस एल स्क्वायर, ये ए और एल मिलकर के वी बन गया वॉल्यूम इनटू में। अब यहां पे ये फार्मूला बना है, इसके ऑप्शन सुनना, किस टाइप के ऑप्शन लिखे हैं। बोला गया पहले डेल्टा एल एंड 1/L के बीच ग्राफ बनेगा, तो यहां 1/L तो आई नहीं, एल तो ऊपर है, डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच होगा। अगला है डेल्टा एल एंड 1/L स्क्वायर के बीच ग्राफ बनेगा, डेल्टा एल एंड एल के बीच ग्राफ बनेगा। तो इसको देखो कैसे करना है। डेल्टा एल के लिए सब कुछ बोल रहा है ना, वाई के लिए नहीं बोला है। तो यहां से फार्मूला बनाइए डेल्टा एल के लिए, डेल्टा एल डिवाइड में इधर ले आओ और y को ट्रांसफर कर दो, कितना बनेगा? एफ एल स्क्वायर अपॉन में y इंटू वी बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखना क्या क्या कांस्टेंट बोला गया। फोर्स कांस्टेंट बोला था, वॉल्यूम कांस्टेंट बोला था, और प्रत्यास्थता गुणांक कांस्टेंट हो जाएगा वो। तो इन चीजों को हटा दो, तो डेल्टा एल किस पर डिपेंड करेगा? एल स्क्वायर पर। यानी जो ग्राफ बनेगा लंबाई में वृद्धि का, वो एल स्क्वायर के लिए बनेगा। डेल्टा एल किसके लिए? एल स्क्वायर के लिए जाएगा। ये आपके ऑप्शन है। वी यहां बोला गया था, कांस्टेंट बोला गया था, लिख देना ऐसे ताकि क्वेश्चन आपका क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, ग्रुप पे डाल देंगे। फिर भी यहां से क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और एक फोर्स लगाकर इसको खींचा गया। ज्यादा मजे ना लो, अन्यथा तुम खुद ही मजाक बन जाओगे।
कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है अभी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझे मिला है जो आपको शायद अभी नहीं बताया है। अगर कोई तार को स्ट्रेच कर दिया जाए तो उसके यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये नहीं पढ़ाया ना। चलो पहले इसको बता देते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन आएगा तो आप बता ही नहीं पाओगे। नोट हो गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले उनको पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले हेडिंग देख लो, जो एक टॉपिक छूटा हुआ है, ध्यान देना। खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या स्ट्रेच्ड वायर भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। तो चलो इधर देखो, तो तार की जब कंडीशन आती है तो आपको मालूम है कि जब फोर्स लगाएंगे तार की लेंथ तभी इंक्रीज होगी, तभी बढ़ेगी। अगर मान लो स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो तार की लेंथ में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ये मान लीजिए कि वायर है, ठीक है, और इस वायर से हमने mg वेट लटका दिया जिसकी लेंथ l है, और mg लटकाने पर क्या होगा, इसकी कुछ लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन इनिशियल में जब प्रारंभ में हम कोई भी वेट नहीं लटकाते हैं तो तार की लेंथ में इंक्रीमेंट क्या होगा, 0। प्रारंभ में फोर्स क्या था, 0, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ में इंक्रीमेंट 0 होगा। इसको मान लिया F1, ये भैया इनिशियल कंडीशन है। बट फर्दर F2 इज इक्वल टू, मान लो हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, जब फोर्स अप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एल क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, डेल्टा एल मान लो बढ़ गया। तो इन दोनों कंडीशन में एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स, औसत बल। औसत बल कैसे निकालते हो, जितने फोर्स होंगे सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे तो करते ना। F1 कितना है, F2 हमारा F था, कितना आएगा, हाफ F आएगा, हाफ F आएगा एवरेज फोर्स। तो इतना बच गया, यहां पे इसको F डैश कर लेते हैं, दोनों तरफ सेम सेम हो जाएगा F। इतना फोर्स लगा, लेकिन जब इस पे फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल्टा एल आया। अगर किसी भी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वर्क मिलेगा, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है कार्य का सूत्र, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है यहाँ पे, एवरेज फोर्स F डैश, और विस्थापन कितना है, डेल्टा एल है। F डैश की वैल्यू कितनी है, 1/2 F इंटू डेल्टा एल, इतना हो गया वर्क डन। और आपने पढ़ा था कि जब किसी तार को खींचते हैं फोर्स लगाकर तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है वही वर्क डन उस वायर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो वर्क डन है यही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 F इंटू डेल्टा एल। अब इसमें हम करेंगे क्या,
इसमें हमने किया वॉल्यूम से कर दिया मल्टीप्लाई। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, एरिया इंटू लेंथ। इसी से हमने कर दिया डिवाइड। कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको मालूम है फोर्थ अपॉन एरिया क्या होता है? बोलो, इस चैप्टर में फोर्स अपॉन एरिया कह दो प्रेशर। प्रेशर नहीं, स्ट्रेस था, प्रतिबल। तुम लोग भूलते बड़ी जल्दी हो, अभी कल ही पढ़ा रखा है। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये हो गया स्ट्रेस, प्रतिबल। और डेल्टा एल बाई एल कितना होता है? विकृति होती है, स्ट्रेन। और एल क्या है? तो भैया ये जो निकली है पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी है? ये कैपिटल वी वॉल्यूम की बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। अभी क्वेश्चन जो आया था उसमें हमने कहा था यूनिट वॉल्यूम की। तो बताइए यूनिट वॉल्यूम की क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या होगा? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो U है ये वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स वॉल्यूम इधर आ जाएगा। कितना बचेगा? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। और जो ये U अपॉन V है इसको लिख देते हैं स्मॉल u से। तो स्मॉल u क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यही क्वेश्चन था और उसमें पूछा था, फार्मूले लिखे हैं, पता नहीं कौन सा लिखा था। तो जितने फार्मूले बनते हैं वो हम बना के दे देते हैं। एक तो फार्मूला यहां बना था, ये भी तो है, लेकिन ये फार्मूला यूनिट वॉल्यूम का नहीं है, ये वी वॉल्यूम के लिए है। तो इसको भी याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे होंगे और इससे होंगे, और अगला इससे और फार्मूला बनेगा। कौन सा बनेगा? आपको मालूम है यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। लेकिन ऐसे आप ना याद रखना, हम तो शॉर्ट में लिख देते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट इसका एक्चुअल फार्मूला जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये बताया था। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो किसका था? हुक्स लॉ में निकला था, याद है, हुक के नियम में। तो बताइए यहां से स्ट्रेस इक्वल टू कितना होगा? प्रतिबल बराबर क्या बन जाएगा? y, और स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। भैया ये स्ट्रेस प्रतिबल है, नहीं कुछ लोग सोचेंगे स्ट्रेस पता नहीं कौन सा स्ट्रेस दे रहे हैं, ये हो गया विकृति। प्रतिबल का जो फार्मूला निकला है y इंटू में स्ट्रेन, इसको उठा के रख दीजिए ऊपर जो फार्मूला बना है स्ट्रेस के प्लेस पे। तो बताइए यूनिट वॉल्यूम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/2 स्ट्रेस के प्लेस पे क्या रखोगे? y इंटू कितना है? स्ट्रेन, और यहां एक स्ट्रेन पहले से लिखा हुआ है। वैसे कहीं कहीं बुक में आपको स्ट्रेन को लिखा मिलेगा सिग्मा से, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन है, कुछ बुक में सिग्मा से लिखता है। मान लो एग्जाम में आ जाता है फार्मूला और ये लिखा मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहा, नहीं आप कह दो कि हमने तो स्ट्रेन पढ़ा, यहाँ सिग्मा आ गया। तो सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और ये फार्मूला हो गया एक, और एक ये हो गया, एक ये, तीन फार्मूले आपके काम के हैं, इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए।
इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछ करके फिर स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज टॉपिक सरफेस टेंशन स्टार्ट करना है। आज 19 है, 19 को सरफेस टेंशन बोला गया था। पृष्ठ तनाव। तुम लोग डेली का डेली पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? पूछो पिछला चीज तो बताते ही नहीं हो। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। तुम्हारा सर सही हो गया? नहीं हुआ? कह रहा वो बहाना था। तुम भी बहाना कर लेते हो। अच्छा, क्लास लेने का मन क्यों नहीं होता है? ज्यादा पढ़ लेते हो। इससे पहले और कहीं पढ़ते हो? दिन भर में यही क्लास होती है तो फिर क्या दिक्कत? अच्छा, तुम्हारा नीट है ना? जेई तो है नहीं। मैथ भी है, बायोलॉजी भी है। 2 बार किए क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? एक साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब सीबीएसई बोर्ड में थे, यूपी बोर्ड में नहीं है। हो जाएगा, 1-2 साल में हो जाएगा। आपकी जो इच्छा हो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चूज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा फिर क्या होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स जो स्ट्रीम होती ना ये सारी खत्म हो जाएंगी। कोई आपसे पूछेगा नहीं कौन सी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया है। क्यों? क्योंकि आर्ट वाला भी चाहेगा तो मैथ पढ़ेगा, वो भी चाहेगा तो होम साइंस के साथ फिजिक्स पढ़ेगा। ऐसा हो जाएगा, चाहे तो पढ़िए। बहुत लोग क्या करेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, जिनको मैथ पसंद मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, उधर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे क्योंकि उनको सिविल में भी जाना है, कंपटीशन भी देना है तो वो भी पढ़ेंगे। समझ में नहीं आएगा क्या कॉम्बिनेशन है, आर्ट है कि साइंस है पता नहीं। हाँ, जल्दी होगा। फिलहाल 2027 के बाद होगा क्योंकि 27 में चुनाव है, वो होगा उसके बाद होगा। नोट हो गया? चले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद सरफेस टेंशन की बात करेंगे। हो गया? क्वेश्चन सुनिएगा। यदि एक तार को खींच करके उसको दोगुना कर दिया जाए, एक लेंथ है तार की, उसको बोला गया खींच करके डबल करना है, तो बोला गया उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा, यंग मॉडुलस कितना होगा? हाफ हो जाएगा, सेम रहेगा, डबल हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? ऑप्शन ओ, तुम डी पहुंच गए। और कोई आधा भी बोलेगा?
कह दो सर कैसे बोले, किस तरह से बोले, आधा होगा 4 गुना होगा समान रहेगा। अरे बोलना है आपको, सारे लॉजिक आपने पढ़ रखे हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन ने आपसे बोला है क्या चीज बढ़ाना है, क्या बढ़ाने को बोला है? तार की लंबाई को कितना करना है? 2 गुना करना है। तार की लेंथ को डबल करोगे तो उसका यंग मॉडुलस कितना होगा, ये बोला गया है। अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको बताने पड़ेंगे भाई। हाँ ध्यान देना, इफ लेंथ इज डबल देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर लेंथ को, लंबाई को डबल किया जाए तो यंग मॉडुलस कितना होगा? आपको मालूम है y इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोल रखा है f इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये बना था फॉर्मूला, लिखा था ना पीछे भी यंग मॉडुलस का। यहां भी लिखा हो सकता है, नहीं लिखा यहां पे, इतना है नहीं, वो तो लिखा है फार्मूला, इसका भी लिखा था पहले। तो यहां पे आप बताइए, बोला गया यंग मॉडुलस के लिए बोला गया, किस पर डिपेंड करने के लिए बोला गया? लेंथ पर। बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट लेट कर लो, कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनल आया किसके? y लेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे यंग मॉडुलस भी बढ़ेगा। तो लेंथ कितना करना है? एल कितना किया? डबल। तो y कितना होगा? तो y क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया आपका। इसी फार्मूले से सारे आंसर निकलते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है और उसी के साथ सॉल्यूशन है। अगला है कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए, अगर मान लो कोई बॉडी कंप्लीट रिजिड है, पूर्ण दृढ़ वस्तु है। अच्छा बताइए कंप्लीट रिजिड बॉडी क्या होगी? पूर्ण दृढ़ वस्तु क्या होगी? है जो डिफॉर्म ना हो, यानी कि कोई ऐसी बॉडी जिस पर चाहे जितना फोर्स अप्लाई कर दो उसके पार्टिकल के बीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पार्टिकल उसका डिस्प्लेस ना हो, तो वो बॉडी क्या होगी? कंप्लीट रिजिड बॉडी होगी। जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर पे फोर्स लगाओगे, क्या वो जरा सा भी उसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? आकार बदलने के बजाय वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ गए इसको? तो यहां पर बोला गया है कि कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस y कितना होगा? गलत जवाब। ह्यूमिडिटी, इंफिनिटी। y किसके लिए? फॉर कंप्लीट रिजिड बॉडी, हिंदी में लिख लेना पूर्ण दृढ़ वस्तु के लिए y का मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा? इज इनफाइनाइट, अनंत होगा। याद रखना है, सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, जो ओरल क्वेश्चन है। तो अगर कोई बॉडी कंप्लीट रिजिड है, पूर्णतया कठोर है, तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा? अनंत होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन यूनिट पूछी गई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस? 4 ऑप्शन दिए हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड में है, तो हम बना के देखते हैं क्या आएगा। क्या बनाना था? यूनिट। यूनिट किसके लिए? y के लिए।
वाई की अगर हम यूनिट की बात करें तो फार्मूला आपको मालूम है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू, ये बनेगा। अब इसकी बनाओ यूनिट, चलो बनाते हैं। फोर्स की यूनिट आप बताओगे न्यूटन, है ना, लेकिन ऑप्शन में कैसे है, ऑप्शन में किलोग्राम मीटर सेकंड में ऑप्शन लिखे हैं, तो न्यूटन नहीं रखना। फिर आपको बताओ इसके अलावा किलोग्राम मीटर में क्या यूनिट होती है फोर्स की? एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम की यूनिट किलोग्राम और ए की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एफ की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल लेंथ है मीटर। अब देखो क्या कैंसिल होगा, मीटर मीटर, एक मीटर हो कैंसिल कर दो 22 से, क्या बचा? किलोग्राम मीटर ऊपर आएगा और सेकंड भी ऊपर आएगा, तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई, ऑप्शन बी नंबर सही है। और तो सब न्यूमेरिकल मिलते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सरफेस टेंशन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा नया फार्मूला इसमें बन रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी बता दिया जाए। बोला गया एक तार से भार mg को लटकाया गया है, तो उसकी लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो गई, बढ़ गई लंबाई, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा? फार्मूला इसमें जो ऑप्शन है वो नए नए ऑप्शन लिखे हैं, यानी ऑप्शन में जो भी लिखे हैं सारे के सारे mgl में लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, तार से बाहर mg लटकाया गया तो लंबाई बढ़ गई स्मॉल l। एक वायर है, इसकी इनिशियल लेंथ कुछ नहीं बोला है, यहां से एक वेट आपको लटकाना है mg, तो यहां लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? डेल्टा एल नहीं बोला है, एल बोला है। तो बोला गया इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा। एनर्जी के लिए फार्मूला हमने बनाया था, अभी यहां पे वर्क हो या एनर्जी हो, कितना बना था? 1/2 फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, यही बना था डेल्टा एल, और डेल्टा एल के प्लेस पे इसमें कितना दिया है, यही बना था ना, जो कितना आसानी से बन जाएगा F इक्वल टू कितना फोर्स होगा और इंटू एल, ये आंसर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं बता दे तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा सही होगा। तो कितना आसानी से बन गया, जो उसमें बने थे सॉल्यूशन में फार्मूले वही सारे यूज हो रहे हैं बार बार। तो इसमें जो भी स्टेप में नए नए स्टेप बनते हैं उसमें हर एक स्टेप का अपना मतलब होता है। देखो सबसे पहले वाले स्टेप से फार्मूला बन गया, तो इसको भी ध्यान रखना। तो वर्क डन इतना होगा। क्वेश्चन याद ना यहां से क्या है, mg भार लटकाएंगे तो तार में कितना l वृद्धि हो गई, तो कितना वर्क होगा। फार्मूला था 1/2 F इंटू एल, एफ इक्वल टू हो गया mg इंटू एल, आंसर हो गया।
चलिए अब कोई बताए सरफेस टेंशन क्या है भाई? है सरफेस टेंशन, कह दो जो सर में टेंशन होता है वही सरफेस टेंशन होता है ना? पृष्ठ तनाव क्या होता है? नाम से ही मालूम हो रहा है, पृष्ठ तनाव यानी किसी पृष्ठ पे तनाव आएगा उसी को बोला जाएगा। और यहां पे जो पृष्ठ तनाव होगा वो किस में होगा? लिक्विड में। एक तो टाइम इतना कम देते हैं लोग पढ़ाने के लिए कि सारी चीजें एक्सप्लेन भी नहीं हो पाती हैं। अब ये आज जो सब पढ़ा दिया आज के लेक्चर में सरफेस टेंशन था, अब इसको छूट गया, इसको भी पढ़ाना पड़ा, बहुत कम दिए। अब इंडिया की क्लास में फिजिक्स बताओ 20 लेक्चर में खत्म करनी, कैसे पॉसिबल है? 20 लेक्चर में खत्म करना है फिजिक्स। पता नहीं पढ़ाई करवाना है कि खिलवाड़ करवाना है। अरे इंडिया में भी इतनी हल्की फिजिक्स नहीं आती कि बहुत एकदम बकवास आती है कि जीके है पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। ठीक ठाक फिजिक्स उसमें भी आती है। अब उससे थोड़ा ज्यादा हाई लेवल की आती है यहाँ पे नीट और जेई में। बताओ 20 लेक्चर में खत्म करना है, 10-11 लेक्चर हो गए, समझ में नहीं आता उनको। पढ़ाओ कि फूंक डालो, खाली फूंक डाल दो भाग जाओ है? इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, कम से कम क्वेश्चन जब तक सारे क्लियर ना हो तब तक मजा नहीं आती फिर। अब ऐसे हम पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है, मान लो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होना है वो तो बताने का मौका ही नहीं मिलता। जब उस चीज को बताएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा इसका यहाँ पे यूज होगा। डाल दो भैया सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन क्या होगा? ध्यान देना, अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई वाटर फिल्म है, फिल्म मतलब वो मूवी वाली फिल्म नहीं, फिल्म मतलब एक इमेज है, द्रव की एक परत है। जैसे कभी आपने साबुन का जो झाग देखा उसमें तो अच्छे बुलबुले बनते देखा है, एक वो खेलने वाला भी आता, फूको तो बुलबुले बनते हैं उससे, है ना? तो जो बुलबुले बनते हैं उसको नॉर्मल पानी से बना के दिखाओ, नहीं बनते। ऐसा क्यों? साबुन घोल देते हो, शैम्पू घोल देते हो, बढ़िया बुलबुले बनते। ऐसा क्या हो गया? क्या साबुन शैम्पू में बुलबुले भरे हुए थे, डाल दिया पानी में तो निकलने लगे? ऐसा क्या हो गया कि बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए? और कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं उनको डालो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। तो जो वो लेयर बनती है ना गुब्बारे जैसी बबल की, वो क्या होती है? एक फिल्म होती है। वो फिल्म किसकी होती है? पानी की होती है ना, वाटर की होती है। अब आप इमेजिन करिए कि जो वो बबल होता है उसकी जो लेयर होती है पूरी वाटर की होती है, उसमें एक एक वाटर पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं। और अगर वाटर पार्टिकल जो है द्रव के पार्टिकल वो जब ब्रेक होंगे तो वहीं से बबल फूट जाएगा। ऐसा कब होगा? जब अंदर एयर का प्रेशर, जो हवा भरी आपने, अंदर एयर का प्रेशर इतना हो जाए कि जो द्रव के कण होते आपस में चिपके होते हैं उनको हटा सके अंदर का प्रेशर। यानी जैसे मान लो आप दो लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ और कोई जाना चाहे तो उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितने फोर्स से आपने पकड़ रखा है उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तभी तो निकल पाएगा। तो वही सेम काम है कि दो वाटर पार्टिकल ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। अब एयर का प्रेशर इसको तोड़ रहा है, तोड़ कब पाएगा? जब इसके फोर्स से ज्यादा एयर प्रेशर हो जाएगा तो बबल फूट जाएगा। और वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर। जो वाटर की परत हो गई, वाटर फिल्म हो गई, उसके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल,
नाम सुना है, पढ़ा होगा, नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स केमिस्ट्री में सुना होगा। तो जो भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल हो, जैसे मान लो मिट्टी का एक टुकड़ा आपने ले लिया, अब मिट्टी के जो टुकड़े में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं आपस में चिपके रहते हैं। कैसे चिपके रहते हैं? अपने आप तो चिपके नहीं होंगे। आप रेत को ले लो, बालू ले लो, वो तो नहीं चिपकी होती, लेकिन अगर उसमें पानी मिला दो तो रेत चिपक जाती है। देखा है ऐसा? चिपकती क्यों है? किससे चिपकी है? वाटर पार्टिकल से। जैसे जो रेत के कण पड़े हुए हैं, मान लो ये रेत के कण हैं, इसमें पानी डाला, इनके बीच में जगह है, स्पेस बचा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते। इसमें वाटर आएगा तो वाटर क्या करेगा? इन दोनों पार्टिकल को चिपकाने का प्रयास करेगा। तो सारे के सारे रेत के जो कण हैं आपस में सिमट जाएंगे और सिमट के आपस में मिल जाएंगे। वैसे मिट्टी में भी काम होता है, वैसे ही पत्थर में, सारे मटेरियल में ऐसे ही काम होता है। और वो जो फोर्स लगता है दो पार्टिकल के बीच में, उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मान लीजिए यहां कोई वाटर भरा हुआ है, ये पानी की परत है। अच्छा, आपने वो देखा जैसे घरों में, जैसे कभी आपका गला बैठ जाता है तो कहते हैं ना कि वो पानी को चाकू से काट के पी लो, सुना है इस चीज को? ऐसे करते हैं, क्या ये सही होता है? सही होता है। लेकिन जब आपको लॉजिक पता होगा तब उसका सही आपको रिजल्ट मिलेगा। चाकू से काटना है, लेकिन कैसे? आजकल तो चाकू स्टील के ही मार्केट में आते हैं, फैशन वाले चाकू नहीं। चाकू लोहे का होना चाहिए। किसका? लोहार का? नहीं भैया, ठीक है, लोहे का हो। तो लोहे का चाकू होगा तो क्या करेगा? जैसे ही, अब ध्यान देना, इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। लोहा क्या होता है? आयरन पार्टिकल होगा, और इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, H2O। अब बताइए, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, यानी लिक्विड को, आयरन से रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? कह दो तो पढ़ा ही नहीं है। आयरन ऑक्साइड बनता है, और आयरन ऑक्साइड क्या होता है? जंग होता है, जंग लगता है। अब आप बताइए, लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? लोहा टूटता है। वही काम इसमें होता है। कहते इसमें कहां लोहा टूटेगा? चाकू लिया, इसको काट दिया, मान लो चाकू उठा के आपने ऐसे काटा इसको, पानी को काटो, क्या काट पाओगे? तो काटने से होगा क्या? ध्यान देना, इसमें होता क्या है? अब जो इसमें सारे लिक्विड पार्टिकल भरे हुए थे, आपने चाकू से ऐसे लाइन खींच दिया, तो यहाँ के जो वाटर पार्टिकल थे वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। काटोगे तो वाटर पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे ना, और जैसे डिस्प्लेस होंगे यहां आयरन के कुछ पार्टिकल आ जाएंगे। ये वाटर पार्टिकल इन पे अपना अपना लगाएंगे फोर्स। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि वो वाटर पार्टिकल फिर से आकर के आपस में मिलने का प्रयास करेंगे, फिर से। लेकिन क्या करता है? आयरन पार्टिकल उनको मिलने से रोकता है और एक बना देता है, आयरन ऑक्साइड की बॉन्डिंग बना देगा। उसको जब पियोगे पानी तो आपके गले का खराश ठीक होगा। ये जरूरी नहीं है जैसे बोलते ना कि चाकू से काट दो पी लो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी जरूरी नहीं कि चाकू ही हो, कोई भी लोहे की रॉड हो, साफ सुथरी हो, जंग ना लगा हो, नहीं काट दो, उसमें आधा जंग मिल जाए, उसको पी डालो, ठीक होने के बजाय उल्टा बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी रॉड डाल के ऐसे खींच देना है। अब ये जो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं अपना, ये क्या किया इन्होंने? मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एक बीच में बॉन्डिंग बन गई है, किसकी? आयरन ऑक्साइड की। यही क्या करती है? इन दोनों पार्टिकल के बीच में टेंशन को जनरेट करती है, और उसी टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी जो सरफेस पे लग गया, पृष्ठ पर लगता है, पानी के अंदर नहीं लगेगा, लेयर पे लगेगा हमेशा। और इसके एग्जाम्पल और ढेर सारे देखो। आपके घर के सामने नाली बनी होगी, है ना? इसमें सब गंदा पानी बह रहा होगा,
है? क्या हुआ? तो जब बारिश का टाइम होता है तो जगह जगह पे पानी स्टोर हो जाता है। अब चूंकि ये नाली है तो इसमें तो पानी हमेशा रहेगा, ठीक है। और जो मच्छर होते हैं उनको अपने अंडों को बड़ा होने के लिए इसमें छोड़ना पड़ता है पानी के ऊपरी सरफेस पर। कहां छोड़ेंगे? जहां पानी का ठहराव होगा, जहां पानी रुका रहेगा, बह नहीं रहा होगा। तो आप देखोगे नाली में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा केमिकल आता रहता है, उसकी वजह से नाली के पानी में साइड साइड पे केमिकल जैसा एक लेयर बन जाती, परत जैसी बन जाती, उसमें आराम से मच्छर के अंडे पड़े रहते हैं। अब क्या करते हैं, इनको मारना होता है ताकि मच्छर ना बढ़े, नहीं तो आप बीमार पड़ोगे, क्योंकि मच्छर आजकल बड़े खतरनाक होते हैं। मच्छर ऐसे ऐसे मच्छर हैं कि आपको क्या क्या बना सकते हैं, अपाहिज तक बना सकते हैं, फाइलेरिया, अरे नपुंसक तक तुमको बना देंगे। ऐसे ऐसे ही मच्छर होते हैं, रियल में, हम मजाक की बात नहीं, ऐसे मच्छर होते हैं। अच्छा दूसरी चीज, अब जो मच्छर काटते हैं, कौन से मच्छर काटते हैं? ओनली मेल नहीं, ओनली फीमेल काटती है। और मेल क्यों नहीं काटते? अरे वाह, मेल केवल जो फूल होते, पेड़ पौधे होते, केवल इनका रस लेते हैं, और खून चूसने का काम फीमेल का होता है। अच्छा नेचर की विडंबना देखो, मजा आ गई ना? और ऐसा रियल में होता है। नहीं, वो अपने रियल लाइफ में मत ले जाओ, आप बायोलॉजी में ले जाओ। मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में जो ब्लड अमाउंट होता है, बताओ बायोलॉजी आपने पढ़ा है, लगभग 1 लीटर का लगभग फर्क होता है। मेल में ज्यादा खून होता है, फीमेल में कम होता है, इसीलिए चूसा करती है ना, ये सिस्टम होता है। समझ गए ना? तो खैर वो सब बातें छोड़ो, इसमें आ जाओ। तो क्या करते हैं, जैसे इसमें डालेंगे केरोसिन ऑयल, डाल दिया मिट्टी का तेल। अच्छा उसको मिट्टी का तेल क्यों बोलते हैं? बोलो। क्योंकि वो डायरेक्ट मिट्टी से निकला हुआ कच्चा तेल होता है, रॉ मटेरियल होता है वो। तो लेकिन इसका जो केमिकल नाम है वो केरोसिन है, केरोसिन ऑयल होता है। इसको जब डालोगे तो डालने से क्या होता है, आप कहोगे सर मच्छर मर जाएंगे। डालने से मच्छर मरते नहीं हैं, उसको डालने से जो लिक्विड की लेयर थी उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। यानी ऊपर जो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जैसे ही डालोगे केरोसिन तो ये जो दो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हो जाएगा, इसके ऊपर जो मच्छर का बच्चा बैठा हुआ है उसके वेट से टूट जाएगी बॉन्डिंग और डूब जाएगा। तो इस ऑयल के डालने से वो नहीं मरता है, वो डूबने से मरता है। समझ गए? तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि नालियों में केरोसिन ऑयल डालने पर मच्छर मर जाते हैं किस कारण से, तो आपको बोलना है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कम हो जाने से। ये हो गई नाली। तो यहां पे क्या हो गया, सरफेस टेंशन को भैया कैपिटल टी से लिखा जाएगा। तो जैसे ही केरोसिन ऑयल डालोगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। और एग्जांपल, एक आपने पढ़ा होगा, डेड सी का नाम सुना है? मृत सागर। मृत सागर क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा मृत सागर? क्या मरा हुआ है? कोई सागर मरा होता है? हाँ। तो समुद्र मर गया। अच्छा ठीक है, आसानी से तैर सकते हो। तैरना आ ही नहीं है, तुम लेट जाओ, लेटे रहोगे ऐसे ही, डूबोगे ही नहीं।
इतना ज्यादा उसमें सॉल्ट की मात्रा है, नमक इतना ज्यादा घुला हुआ है कि डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई वाटर की। एक चीज और मालूम हो गया, नमक घोलने से डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान इतना ज्यादा होगा कि आप अगर जाओगे उसके ऊपर तो आपके वेट को भी वो उठा लेगा और डूबने नहीं देगा। इन्होंने कहा उसमें कोई भी जीव जंतु मछलियां सरवाइव नहीं कर पाती है। आप बताओ, जब आप इतनी बड़ी शरीर लेकर के उसके ऊपर लेट गए, आप नहीं गए, तो मछलियां अंदर कैसे जाएंगी? और उनको जीवित रहने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर जा नहीं पाएंगी। और डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है उस लिक्विड की कि वाटर पार्टिकल से ऑक्सीजन को वो अलग नहीं कर पाती है, और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगी तो लेंगी क्या फिर? ये मछलियां क्या करती है? वाटर पार्टिकल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करती हैं। अगर आपको बोला जाए तो कितना मुश्किल प्रोसेस है कि पानी से ऑक्सीजन अलग करो और हाइड्रोजन अलग करो, लेकिन मछलियां कितने आसानी से कर लेती हैं। ऑक्सीजन ले लेंगी, हाइड्रोजन छोड़ देंगी। कभी कभी देखो पानी में जो बुलबुले उठते हैं वो मछलियों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा छोड़ी गई वो गैस है, वही निकलती है, तो पानी से ले लेते हैं। तो यहाँ पे मृत सागर मालूम हो गया। मृत सागर में उसको मृत सागर क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें कोई चीज डूबती नहीं है। इसका मतलब क्या? उसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो डेड हो गया। अब यहाँ डेड सी होने के कारण ध्यान रखो, कोई डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ने से इसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो गया, और सरफेस टेंशन बढ़ गया तो कोई बॉडी उसमें डूबेगी नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो। मान लो एक ग्लास आपने वाटर को ले लिया, बीचों बीच में। इसके लिए तो आपके पास मानक पैमाने होने चाहिए। जैसे होगा क्या, धीरे धीरे इसमें नमक, आपको नमक नहीं घोलना क्योंकि ऑलरेडी तैर रहा है, तो क्या करना है, ऐसा कुछ करना है इसकी डेंसिटी थोड़ा कमजोर हो जाए। धीरे धीरे डेंसिटी को कमजोर करना है, तो ये पार्टिकल धीरे धीरे जाएगा नीचे, और एक ऐसी स्टेज पे ले आना है कि नीचे जाने पर बीच में जाकर रुक जाए। अब वो तो बीच में कैसे रुकेगा? डेंसिटी तो पूरे की कम होगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लिक्विड पार्टिकल में नीचे जाओगे तो परतों के नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? नीचे वहां पर डेंसिटी वही बनी रहेगी, सिर्फ चेंज होती जाएगी ऊपर से, और एक ऐसी स्टेज आएगी वहां जाके रुक जाएगा। और अगर कोई चीज नीचे है तो डेंसिटी आपको बढ़ानी होगी, ऊपर आ जाएगी। ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे इन सब चीजों को रिलेट करना है सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन को कम करना है तो क्या करना है? नमक घोल देना है। दूसरी चीज है, और भी देखो और कहां कहां सरफेस टेंशन यूज होता है। चाय गर्म क्यों अच्छी लगती है, ठंडी क्यों नहीं अच्छी लगती? या जो सूप पीते हो, सूप, एक क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, आता है कि ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? अच्छा, इसलिए गर्म तो पानी भी पी लो, वो स्वादिष्ट नहीं लगेगा आपको। अच्छा, नहीं मालूम है, ठीक, ध्यान देना। केवल एक काम करना है, सरफेस टेंशन कम करना होता है। जैसे अभी दूसरा एग्जांपल एक बोला था, साबुन घोलने से सरफेस टेंशन क्या होगा? कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तभी तो आपके कपड़े साफ हो पाते हैं। भाई, जो कपड़ा होता है वो छोटे छोटे पतले पतले धागों से बना होता है, और धागों के बीच में बहुत हल्की गैपिंग होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल जाके बैठ जाएंगे, और पानी में डुबाओगे तो वहां पे पानी के पार्टिकल नहीं पहुंच पाते हैं, तो गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करना है, हमें क्या करना है? कपड़े को साफ करना है तो उसकी सरफेस टेंशन को कम करना है। और सरफेस टेंशन को कम कैसे करोगे? साबुन घोल दिया आपने, सरफेस टेंशन कम हो गया, इतना कम हो गया कि जो छोटे छोटे छिद्र थे कपड़े के वहां भी आसानी से प्रवेश कर जाएगा, और पानी जहां जाएगा वहां जो पार्टिकल होंगे उनको अपने साथ चिपका के खींच के बाहर ले आएगा। ये काम होता है।
अच्छा बताइए, क्या जरूरी कपड़े को साफ करने के लिए साबुन ही चाहिए? भाई आपने अभी पढ़ा कि कपड़े को साफ करना है तो आप बोलोगे कि साबुन का इस्तेमाल करेंगे। हमने साबुन क्यों डाला इसमें? सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। अब साबुन को हटा दो, कोई ऐसा चीज कर दो जिससे पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाए, तब भी तो कपड़े साफ हो जाएंगे। अब और किससे कम होता है सरफेस टेंशन? पानी को गर्म कर दो। सिंपल सा एग्जांपल, एक आप किसी बर्तन में पानी ले लो, ठंडा पानी, उसमें एक कोई चीज डालो, कोई सिक्का डाल दो, उसको डालने की स्पीड देखना कितनी स्पीड से नीचे जाएगा। ठीक वो स्पीड को दिमाग में रखना कितनी स्पीड से गया। और फिर एक ग्लास में पानी ले लो, दूसरे में उबलता हुआ पानी, उसमें वही सिक्का डालो। अब दोनों में देखना किसमें जल्दी नीचे जाएगा? जो उबलता हुआ है, बहुत तेजी से जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल टेम्परेचर के कारण सब इधर उधर भाग रहे हैं। सब उबलते हुए पानी को देखा है ना कैसे भागता है? कोई पार्टिकल आपस में चिपक के रह ही नहीं पाता, सब भागते रहते हैं, तो सिक्का बहुत आसानी से नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सरफेस टेंशन क्या होगा? घटेगा। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कब बढ़ता है, किससे बढ़ेगा, किससे घटेगा। अच्छा, अगर पानी को गर्म किया आपने, कपड़े को धुला, कपड़ा साफ हो जाएगा। अब पानी को इतना गर्म कर दिया कि पानी बिल्कुल उबल रहा हो, उसमें डालोगे तो इतना ज्यादा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी हो गया जिस पर उबलता है, और उससे कुछ ज्यादा बढ़ा दिया, तो उस समय सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। जीरो तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाए। इतना कम होगा कि कपड़ा डालोगे ना उसमें, तो जो गंदगी होगी धागों के बीच में, उसको तो निकालेगा ही, साथ में धागों के रेशों के बीच में जो कलर फंसा हुआ है, जिससे आपका कलरफुल कपड़ा दिखता है, उसको भी निकाल देगा। तो कपड़ा का कलर भी खराब हो जाएगा। आपने देखा, इसीलिए गर्मियों में कपड़े धुल के आपको धूप में नहीं टांगने चाहिए। अगर आप टांग रहे हो धूप में, तो जिस सरफेस पे धूप पड़ेगी उसका कलर डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आप डाल रहे हो धूप में, उस समय कपड़े में होते हैं लिक्विड पार्टिकल, होते हैं पानी के कण होते हैं, और धूप पड़ेगी तेजी से तो क्या होगा, वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, और वेपोराइज होकर जब निकलेगा धागों से तो साथ साथ वो कलर को भी ले उड़ेगा। तो इसलिए कपड़े गर्मी में छाया में सुखाने चाहिए। समझ गए? गर्मियों में आप जब नहाते हो तो आप देखिए, सिंपल सा नॉर्मल पानी डालिए और बॉडी अच्छे से साफ हो जाती है। साबुन ना हो तब भी काम चलेगा, बस पानी गर्म होना चाहिए, ऐसे बॉडी साफ हो जाएगी। ठंडियों में ठंडे पानी से नहा रहे हो, साबुन भी आप लगा रहे हो, फिर भी बॉडी नहीं साफ होती है। नहाने के बाद भी देखो ऐसे तो लगता है साबुन चिपका हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे पानी बहुत ठंडा था, सरफेस टेंशन तो कम हुआ साबुन से, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ये समस्या हो जाती है। तो आपको कुल मिलाकर के सब कुछ समझ में आया कि भैया कपड़ा साफ करना है, और कोई चीज पानी में कब डुबानी है, कब नहीं डुबानी है। तो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरफेस टेंशन हो गया। सब के लिए जिम्मेदार सरफेस टेंशन हो गया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों होता है। चलो आगे देखो। अच्छा, इसमें केरोसिन भैया चला गया, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, आगे ध्यान देना। अगर मान लो ये जो आपने एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की थी वाटर फिल्म में, इसकी लेंथ स्मॉल एल है। अब स्मॉल एल लंबाई की आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया वाटर की फिल्म पर। ध्यान देना। हेलो, तुम बहकते बड़ी जल्दी हो। तो एल लंबाई पे आपने जब खींचा तो इन वाटर पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स लगा होगा ना, उनको हटाने के लिए। मान लो फोर्स कैपिटल एफ लगा तो सरफेस टेंशन हो जाएगा फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड सरफेस। तो एकांक लंबाई के द्रव के पृष्ठ पर लगाया गया जो बल होगा वही क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे। सरफेस टेंशन का फार्मूला जो लिखा हुआ है ये चेंज हुआ करता है, कैसे? अब उसको ध्यान देना।
मान लो अगर स्मॉल एल लेंथ के स्थान पे हमने एक मार्कर जैसी कोई ऑब्जेक्ट इसमें छोड़ी क्या, मान लो पानी में डुबोया और निकाल लिया। तो जब आप डुबो के उठा रहे होगे तो आप धीरे से उठा के देखिएगा तो इसके साथ कुछ पानी भी उठ के निकलेगा, ऐसा लगेगा पानी भी इसके साथ साथ उठ रहा है। लेकिन जब ज्यादा उठेगा तो वहां से लेयर ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आप देखो कितनी लेयर, इधर पानी चिपकेगा, जितनी लेंथ इधर चिपकेगी उतनी इधर भी तो चिपकेगी। तो अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट बोला जाए क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में लेंथ क्या करना है, 2L कर देना है। और अगर मान लो इसी लिक्विड में अगर मान लो कोई आपने रेक्टेंगुलर बॉडी को डुबो दिया जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है, और इसको आपने लिक्विड में डुबोया तो देखो लिक्विड पार्टिकल कहां कहां फोर्स लगाएंगे इसके, तो आप देख रहे हो हर तरफ फोर्स लगाएंगे ये, लेंथ में भी ब्रेड्थ में भी। तो यहां पे लेंथ के प्लेस पे कुल मिला के क्या रखना होता है, और वो है क्या, पेरीमीटर, परिमाप। अगर मान लो इसको डाला था मार्कर को तो आपने देखा ये लेंथ दिख गई और ये लेंथ दिख गई, जहां जहां वाटर पार्टिकल टच करेंगे वो लेंथ को रखना होता है। तो ये क्या है, टोटल लेंथ हो गई, पेरीमीटर हो गया। और अगर ये रेक्टेंगुलर है तो टोटल यहां टच कर रही है लिक्विड के केस में, तो बताइए सरफेस टेंशन क्या होगा, इसका पेरीमीटर कितना होता है। तो उस कंडीशन में अगर रेक्टेंगुलर बॉडी हुई तो सरफेस टेंशन आपको ये यूज करना है, फॉर रेक्टेंगुलर बॉडी। रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए ये होगा, ये किसके लिए होगा, फॉर रॉड। मान लो कोई रॉड है तो रॉड के 2 लेयर में वाटर टच करेगा, बताना होता तो हम जनरली फार्मूला बता दिए होते, T = F/L हम बता चुके होते सरफेस टेंशन और खत्म कर दिए होते। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने जो लिक्विड में ऑब्जेक्ट डाला है उसका शेप क्या है। तो आप बताइएगा सरफेस टेंशन क्या ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, तभी तो यहाँ पे चेंज हो रही है लेंथ बार बार। तो ये याद रखना, शेप पर यानी आकार पर निर्भर करता है पृष्ठ तनाव। अब आप समझ गए होंगे, अगर मान लो आयताकार के स्थान पे अगर हम त्रिभुजाकार डालें जिसकी लेंथ सेम है, यानी ये क्या है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बताओ इसके लिए सरफेस टेंशन क्या होगा, बोलो बोलो, बहना करेंगे, बनेगा। ऐसे कोई भी बॉडी होगी बना लोगे, बस क्या करना है उसका सर्कल वो रखना है, पूरा पेरीमीटर रखना है, परिमाप रख देना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन की टोटल लेंथ, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वाटर पार्टिकल्स होते हैं किन चीजों को गीला करते हैं और किन चीजों को गीला नहीं करते हैं। जैसे आप वाटर को अगर मान लीजिए ये हम यहां पे ले लेते हैं, 3 टाइप के हमने बर्तन ले लिए। ये ग्लास मान लो हमारे पास है, कांच का ग्लास है, ठीक है, और इसमें आप नॉर्मल वाटर भर दोगे तो नॉर्मल वाटर का जो ऊपर का लेयर होगा कुछ ऐसा बनेगा, लेयर ऊपर का, किनारों पे ऐसा कर्व शेप में रहता है ना, पूरा प्लेन तो सरफेस नहीं होता। तो इसका ये जो इतना एंगल झुक गया है सरफेस, ये क्यों झुक गया इसको पढ़ना है। ये कब हुआ है, जब कांच के ग्लास में नॉर्मल वाटर को फिल किया गया। दूसरा है अगर मान लो आपने चांदी का बर्तन ले लिया, सिल्वर का ले लिया और इसमें नॉर्मल वाटर को भर दिया, तो आप देखोगे कि वाटर का जो लेयर रहेगा वो बिल्कुल प्लेन रहेगा। इस कंडीशन में यहां बर्तन और लेयर के बीच में जो एंगल बनता है वो
यहां बताइए कितना एंगल बनेगा, 90 से कम बनेगा ना। तो यहां पे याद रखना लेस देन, अगर मान लो यहां पे हमने, ये तो भैया वाटर है और यहां भी वाटर है, यहां भर दिया हमने मरकरी, भर दिया पारा, तो उसको भरोगे तो उसका सरफेस ऐसे बनेगा। इसके लिए देखो सरफेस का एंगल क्या जा रहा है, 90 से बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या आता है, अब आपको मालूम है मरकरी भरोगे इसमें तो मरकरी कांच के ग्लास को गीला नहीं करेगी, मालूम है ना। उसको हाथ पे भी रख लो तब भी हाथ आपका गीला नहीं होगा, पानी को रखो तो हाथ गीला हो जाता है। एक बीच में क्वेश्चन खूब वायरल हुआ था कि पानी गीला क्यों होता है, तो ये कौन सा सवाल है, सवाल तो सवाल है, पानी गीला क्यों होता है, सूखा क्यों नहीं होता, तो ये भी आपको पढ़ना है। अब पारा भी तो गीला होता है लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्ट को गीला नहीं करता, क्यों, इसकी बात करेंगे। टाइम हो गया क्या, तो बात इसको ध्यान रखना। अब आपको घर से पढ़ के आना है कॉसिव और एडिसिव फोर्स, ससंजक और असंजक बल।